नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। आज से मेरी प्राचीन इतिहास की श्रृंखला शुरू हो रही है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास दोनों खत्म कर चुका हूं। उसी के तहत मैंने आपसे कहा था कि मैं प्राचीन इतिहास आपके सामने लेकर के आया हूं। तो उसी श्रृंखला का पहला वीडियो जिसमें प्राचीन इतिहास में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, ये कह सकते हैं कि इंडेक्स है जिसमें मैं किन किन चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर होंगे, उनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इस श्रृंखला को क्यों देखें। ये श्रृंखला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इस श्रृंखला की खासियत रहेगी कि हम मानचित्र के आधार पर आपको हम प्राचीन इतिहास के सभी चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वर्तमान समय में देखें तो परीक्षाओं में जो आपको ट्रेंड चल रहा है कि प्राचीन इतिहास से, वैसे तो इतिहास के किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा में देखेंगे जो इतिहास के प्रश्न पूछे जाते रहे, उनमें प्राचीन इतिहास का जो लेवल है, लेवल हाई रहता है, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम रहती है। मान लीजिए अगर जो किसी परीक्षा में 25 प्रश्न इतिहास के आते हैं, उनमें से 5 से 8 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं प्राचीन इतिहास के 25, तो 5 से 8 प्रश्न प्राचीन इतिहास के होते हैं। अगर जो आपने 25 में, जिसमें मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री करना सबसे आसान काम होता है, अगर जो आपकी एक बार अगर जो रैंडमली आप पढ़ लेंगे तो मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को आप खत्म कर देंगे, मतलब उनके सभी प्रश्न आप कर ले जाएंगे। लेकिन चूंकि प्राचीन इतिहास के प्रश्नों की संख्या कम होने की वजह से लोग इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, और इस इतिहास को पढ़ना आसान है भी नहीं, काफ़ी टफ काम है इसको पढ़ना। तो इसीलिए हम आपके सामने आए हैं कि आप जब आप 25 में बाकी सब कर ले रहे हैं, तो इन प्रश्नों को, 5 से 8 प्रश्नों को, इनको भी आप अच्छे से अटेंड कर सकें, इस वजह से मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप इनको आप भी अच्छे से कर लेंगे, और इसी श्रृंखला को अगर सतत रूप से आप इसको देखते जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और इसमें इस श्रृंखला की खासियत मैंने बताया ना कि मानचित्र के आधार पर आपको मैं इस श्रृंखला के सभी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, और आप लोग इसको देखिए। और इसका टारगेट मैं बता दूं कि इसको मैंने टारगेट रखा है कि मैं मिड अप्रैल तक, अप्रैल के 15 अप्रैल के आसपास तक मैं इस प्राचीन इतिहास की श्रृंखला को ख़त्म कर दूंगा। मेरे हिसाब से तब तक आपका कोई इधर एग्जाम भी नहीं होगा। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह जो भी शुरू होंगी, तो उस तब तक आपकी प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगी। और कह सकते हैं कि आपको एक पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें आपको प्राचीन इतिहास तो पूरी हो ही जाएगी, उससे पहले मेडुअल और मॉडर्न आप पूरे हो ही चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग अपना एक रजिस्टर अपने साथ रखिए, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूं उनको नोट करते हुए चलिए। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उतनी भी अगर जो आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि अगर जो आप लोग अभी नोट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जैसे कोई एग्जाम में आया, आपको प्रश्न नहीं कर पाए, फिर आपको वीडियो पलटना पड़ेगा कि देखें आखिर क्या बताया गया था, उसके बारे में देखेंगे। तो इस वजह से, और एग्जाम के टाइम पे वीडियो तो आप पूरी देख भी नहीं पाएंगे कि 10 वीडियो 20 वीडियो उनको आप नहीं देख पाएंगे। जब मान लीजिए 100 वीडियो हो गए, उसको आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप एक शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते चलिए ताकि आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं इतिहास में मैंने बताया ना, इतिहास को मैंने आपको बताया कि इतिहास को 3 पार्ट में हमने बताया है। इतिहास कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। इतिहास को हमने 3 पार्ट में बताया है। कहने का मतलब है कि इतिहास को जब हम डिवीजन करते हैं मुख्य रूप से, तो 3 पार्ट में करते हैं। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, देखिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। तो हमने देखेंगे प्राचीन इतिहास, क्योंकि ये 2 टॉपिक तो मैं पहले कवर कर चुका हूं, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके बाद में भी आप देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद का भी इतिहास है, लेकिन उसको हम आगे आने वाले समय में कवर करेंगे। लेकिन अभी चूंकि बात प्राचीन इतिहास की हो रही है, तो इसको हम पहले आपको बताते हैं। तो हमें किन किन चैप्टर को पढ़ना है उसकी हम बात करेंगे। तो प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे पाषाण काल की बात करेंगे। पाषाण काल में हम देखेंगे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके बाद हम ताम्र पाषाण काल भी इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पे आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पनपी, इसकी बात करेंगे, और विस्तार क्षेत्र की बात करेंगे, और यहाँ की जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो प्रमुख स्थल रहे, कौन कौन से स्थल राजस्थान में मिले, कौन गुजरात में मिले, कौन सिंध में मिले, कौन बलूचिस्तान में मिले, कौन कौन से अफगानिस्तान क्षेत्र में थे, यूपी में कौन से थे, इन सब का जिक्र हम इसमें करेंगे। और इसके पतन के कारणों का भी हम आपको चर्चा करेंगे कि आखिर पतन कैसे हुआ, उसकी हम चर्चा आपको करेंगे। इसके बाद हम आएंगे वैदिक सभ्यता पर, आर्यों के आगमन के बारे में आपको बताएंगे, वैदिक काल के बारे में आपको बताएंगे, और इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल सब इसमें हम आपको बताएंगे। ये चैप्टर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा है, इसको आसानी से आपको कहने को मतलब है, आप देख लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ लिया तो तुरंत खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 से 4 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगा। और वैदिक सभ्यता भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको भी आप आसानी से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये भी चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो अगर जो आप, मैं बता दूं कि किन चीज़ों में आपका ध्यान नहीं जा पाता है। देखिए 3 जगहों पे आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक तो पाषाण काल का सेक्शन जो है, इसको आप बहुत ध्यान से उतना नहीं पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को भी आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं।
मुख्य मुख्य चीज़ें कहाँ से क्या मिला हल्का हल्का देख के चले जाते हैं। और वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत गलत होता है, इससे प्रश्न सबसे ज़्यादा गलत प्रश्न यहीं से होते हैं, इनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। फिर इसके बाद जब आएंगे वो महाजनपद काल है, महाजनपद काल, षोडश महाजनपद, तो 16 महाजनपद कालों की हम चर्चा करेंगे। वैसे तो टॉपिक छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैप के आधार पर आपको बताएंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम जैन बौद्ध धर्म की बात करेंगे। जैन बौद्ध धर्म भी वैसे तो देखने में छोटे लगते हैं टॉपिक, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़े हैं, इनको भी आपको हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे जैन बौद्ध धर्म के बारे में। मौर्य काल का जिक्र होगा, मौर्य काल में हम बताएंगे आपको, इससे पहले भी हर्यक वंश वगैरह का भी हम जिक्र आपको बताएंगे, तो नंद वंश वगैरह इन सब का जिक्र होगा। उसके बाद हम मौर्य काल पे जब आएंगे तो मौर्य काल का जो एरिया था, इसमें मौर्य काल की खासियत ये रहेगी, जब हम इसमें बताएंगे तो आपको एक एक शासक के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे, क्योंकि यहीं से कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा यहाँ से मौर्य काल से, क्योंकि मौर्य से प्रश्न जो है वो एक एक शासक की एक एक कार्यों के ऊपर बहुत डीप में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वजह से इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मौर्य काल को जब हम बताएंगे तो आपको विस्तृत रूप से यहाँ पर हम बताएंगे। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल का जिक्र होगा। मौर्योत्तर काल में हम आपको शासकों के बारे में बताएंगे, और मौर्य काल के साथ में हम दक्षिण भारत के राज्यों को भी हम कवर करेंगे। दक्षिण भारत में चेल चोल पांड्य वगैरह के बारे में भी बता देंगे साथ में। मौर्योत्तर काल का भी जिक्र होगा, शुंग वंश वगैरह का जिक्र करेंगे हम, इसमें हम बताएंगे। इसके बाद हम गुप्त काल की चर्चा करेंगे। गुप्त काल के बाद हम यहाँ इसमें भी सभी शासकों को आपको पढ़ना पड़ेगा, मुख्य मुख्य जितने शासक हैं सबको हम आपको बताएंगे गुप्त काल में। इसके बाद गुप्तोत्तर काल आएगा और हम हर्षवर्धन तक के काल को हम इसमें कवर करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। गुप्तोत्तर काल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए इतिहास में क्या है कि आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है वो सब फैक्ट बेस पे है। हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा, सीरीज मतलब कह सकते हैं शासकों के क्रम वगैरह इन सबको आप हल्का सा दिमाग में रखिएगा कि हाँ ये है, इसके बाद ये है, बस उसके बाद में आपको चीज़ें फटाफट याद होती चली जाएंगी। आप एक दो बार रिवाइज करेंगे और मानचित्र के आधार पर सब समझेंगे तो चीज़ें और आपकी अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो ये रहा प्राचीन इतिहास का, कह सकते हैं कि मैंने जो बताया जो विशेष सूची है, लेकिन चूंकि इतिहास की बात की जा रही तो हम साक्ष्य के आधार पर इतिहास को पढ़ते कैसे उसका भी हम हल्का सा जिक्र आपके सामने करना चाहेंगे। तो साक्ष्य के आधार पर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसका जब डिवीजन, वैसे तो मैंने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन जब साक्ष्य के आधार पर इतिहास का डिवीजन करते हैं तो भी 3 पार्ट में है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। 3 काल हैं, तो तीनों को आखिर अंतर क्या है? दरअसल हम लोग पढ़ते हैं साक्ष्य। साक्ष्य कैसे हो सकते हैं? साक्ष्य मतलब कि एक तो कह सकते हैं कि खुदाई से पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह मिले, कि कहीं से मान लीजिए कहीं से मिल गया कंकाल वगैरह मिल गया, या कहीं से मान लीजिए कोई खुदाई में कोई औजार वगैरह मिल गया, इन सब चीज़ें मिलती हैं तो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। एक होता है लिखित। लिखित में क्या होता है कि लिखित मान लीजिए सिक्के मिल गए, शिलालेख मिल गए, इन सब चीज़ों पे जब कोई लिखित गुहा लेख वगैरह आप सुनते हैं, इन सब चीज़ों पे जब आप देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि लिखित है, उन चीज़ों को पढ़िए और उसके बारे में जानकारी जुटाइए। अब मैंने बताया कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कैसा है, ये कह सकते हैं लिखित साक्ष्य, क्योंकि मैंने इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके आधार पर आप लिखित है ये सब चीज़ें, तो क्या लिखित है। तो अब चूंकि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में कौन कौन से हैं? 3 पार्ट में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो साक्ष्यों के आधार पर हम डिवीजन कर रहे हैं। तो साक्ष्य किस तरीके के हैं? 2 तरीके के साक्ष्य हैं, एक है लिखित, एक है पुरातात्विक। लिखित साक्ष्यों में मैंने बताया ना, लिखित साक्ष्यों में सिक्के, शिलालेख, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी स्रोत वगैरह, कोई आया विदेश से, कोई उसने कुछ अपने लिखे वगैरह, जैसे इंडिका के बारे में हम मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इंडिका में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं तभी तो जानकारी प्राप्त करते हैं। और साहित्यिक ग्रंथ वगैरह जो बहुत सारे इतिहासकार देखेंगे, साहित्यिक ग्रंथ वगैरह भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में, शिलालेखों के बारे में, अशोक के शिलालेख वगैरह, सिक्कों के बारे में हम देखते हैं, आपको जानकारी वगैरह मिलेगी कि सिक्कों पर क्या क्या कैसे कैसे था। वो आगे समाज व्यवस्था के बारे में भी हम कह सकते हैं लिखित साक्ष्यों के धर्म पढ़ सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य वो होते हैं जो पुरातत्व मतलब खुदाई से प्राप्त हो, मतलब खुदाई से, मुझे मान लीजिए कहीं पत्थर मिल गए, औजार मिल गए, मनुष्य जानवर के अवशेष मिल गए, इन सब चीज़ खुदाई से कोई जब साक्ष्य मिलता है तो उसको हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। तो मैंने बताया 3 पार्ट में। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा है कि जिसमें लिखित साक्ष्य कोई उपलब्धि नहीं है। लिखित साक्ष्य क्या कोई उपलब्धि नहीं, लेकिन वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या पुरातात्विक साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य नहीं। इसमें देखिए मैंने क्रॉस बना रखा है, लिखित साक्ष्य नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जब हम इतिहास को डिवीजन करेंगे तो प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल में देखने को मिलता है। इसमें किसी तरीके कोई लिखित साक्ष्य वगैरह नहीं मिलते हैं। अब आएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम जब डिवीजन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे साक्ष्यों के आधार पर इसको पढ़ेंगे तो लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य इसमें मिलते हैं।
पुरातात्विक भी हैं और लिखित भी हैं, लेकिन किंतु इतिहास निर्माण में योगदान नहीं है लिखित साक्ष्यों का। अब क्यों? क्योंकि इनकी लिपि वगैरह ऐसी है, लिखावट ऐसी है, मतलब कि साक्ष्य मिले तो, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इतिहास के निर्माण में उनका कोई योगदान हमें देखने को मिलता नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिए, यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पाई लिपि हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इतिहास के निर्माण में उसका कोई योगदान अभी तक है नहीं। ऐतिहासिक काल हो गया। ऐतिहासिक काल की जब हम बात करेंगे तो हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलते हैं और इनका इतिहास के निर्माण में योगदान भी है, और उन्हीं सिक्के, शिलालेख, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी स्रोत, ये सब ऐतिहासिक काल और पुरातात्विक साक्ष्यों में हम जो बताया ना मैंने कि ये सब पत्थर, औजार, मनुष्य के अवशेष वगैरह, ये सब वगैरह, जानवरों के अवशेष वगैरह, ये सब मिलते हैं। तो ये हो गई ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में से मौर्य काल ले लीजिए, मौर्योत्तर काल ले लीजिए, और इन सब को बात करेंगे तो लिखित में साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो ये तो हो गई बात इतिहास की, जो मैंने बताया आपको, डिवीजन मैंने करके बता दिया। अब चूंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, चूंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास का निर्माण हुआ कैसे, तो इतिहास का निर्माण पृथ्वी से शुरू होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इससे शुरू होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थात पृथ्वी पर कैसा जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे कि पृथ्वी पर कैसे कैसे घटनाएं हुई, कौन कौन से युग आए, उनकी बात करेंगे। मानव की उत्पत्ति, उसके बाद हम करेंगे कि मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, उसका हम जिक्र करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके सामने आएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और मानव का विकास, मानव का विकास हुआ कैसे, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल मानव, जावा मानव, पेकिंग मानव, इन सब मानवों का भी हम जिक्र वगैरह इसमें हम करेंगे। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो पाषाण काल में जो मैंने बताया ना, इसके बाद हम आएंगे पाषाण काल पे, एक एक को हम विस्तृत रूप से बताएंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, एक एक पे सेपरेट वीडियो बताएंगे। जितने भी परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग इसको पढ़िएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एक आप लोग, मैंने बताया ना कि कॉपी पेन वगैरह ले लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने होने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसको रेगुलर वे में जब फॉलो करेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप रेगुलर वे में इसको वीडियोज़ वगैरह फॉलो करते जाइए, आपको जल्द से जल्द इतिहास खत्म हो जाएगा। और बाकी अगर जो आपने नहीं देखा है तो मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद की वीडियो मैंने बना रखी है, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, आप जाइए देखिए। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिए न्यू उत्कर्ष IAS जैसे सर्च करेंगे, उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया ना, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।